हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोमिल की बात सुनकर वहां खड़े सभी बिजनेसमैन और उनके जवान बेटों की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि रीवा रोमिल इकलौती लड़की थी और पूरे बिजनेस एम्पायर की मालकिन। अश्व अपनी आंखों में चमक लेकर बोला, तो तुम तैयार हो जाओ मुझसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी इस बार भी अपने पति बिना के आएगी। अश्व ने इतना ही कहा था कि जोर शोर से बैंड बाजों की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर रोमिल के चेहरे पर चमक आ जाती है। रोमिल खुश होकर बोले, आद्या हमारा राक्षस आ गया, आरती की थाली लेकर आओ। अब आगे आद्या जी अपनी बेटी की आने की खुशी से उछलती है और एक लंबी सीटी मार देती है, जिसका मतलब ये था कि भाई साहब हमारा राक्षस आ चुका है, उसकी स्वागत की तैयारी की जाए। आद्या की खुशी देखकर सभी सर्वेंट के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो जल्दी से दौड़ कर आते हैं। अपनी प्यारी रीवा के स्वागत के लिए उनके हाथ में जो भी पड़ता है वो जल्दी से उठा लाते हैं। सभी सर्वेंट कुछ लेकर आद्या के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें से एक आरती की थाली पकड़े हुए था, एक फूलों की थाली, एक गंगाजल, एक इत्र और एक सर्वेंट फूलों की माला पकड़े हुए था। सबके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। रीवा को सभी सर्वेंट्स बहुत पसंद करते थे। रीवा उन सबको अपनी फैमिली मानती थी। एक क्यूट सर्वेंट आगे आकर बोली, मैम जल्दी चलिए, दीदी आ गई है, मुझसे इंतजार नहीं होता, मैं उनसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहती हूँ, प्लीज मैम जल्दी चलिए, बहुत सालों बाद मैं उनको देखूंगी, बहुत सुंदर हो गई होंगी वो। हाँ तुम सही बोल रही हो, और आज तो वो अपने हस्बैंड के साथ आ रही है, तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होगी। सबकी खुशी देखकर अश्व बोला, बेवकूफ लोग कितने खुश हो रहे हैं, सब उस लड़की और उसके भाग चुके पति के लिए। अश्व बहुत ही एटीट्यूड से सोफे पर बैठ जाता है और रोमन आद्या के उतरे हुए चेहरों के साथ आने का इंतजार करता है। अश्व अपने मन में खुश होकर बोला, आज मैं उसके गुरूर को तोड़कर उसके माता पिता की इंसल्ट करूंगा, फिर उसे लड़की को नीचे दिखाने के बाद उससे शादी कर उस पर एहसान करूंगा। रोमिल आद्या जी जब बाहर जाते हैं तो वहां का नजारा ही कुछ और था। कल्कि और रीवा बंद बाजों की ताल पर गुंडों को पीट रहे थे। कल्कि ने मास्क लगाया हुआ था। रीवा एक गुंडे को लात मारती तो कल्कि उसे मुक्का मारकर जमीन में गाड़ देता। रीवा कल्कि की स्किल देखकर बोली, कमाल करते हो सैया जी, क्या स्टाइल है आपका धोने का। कल्कि भी इस स्टाइल में बोला, जब सजनी हो इतनी कमाल तो सैया जी क्यों न करे कमाल। रीवा जैसे ही फ्री होती अपना बढ़ती डांस करने लगती और कल्कि उसे देखकर मुस्कुराने लगता। रोमिल को उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लग रही थी। उनके अंदर भी उनके कॉलेज टाइम का हीरो जाग गया। रोमिल सिटी मार कर बोले, एक मेरे पास भी पास कर मेरे राक्षस, आज मैं भी अपने हाथों की खुजली मिटा लूं। हाँ मेरे जंगल के शेर को कैच करो, बोलकर रीवा एक किक मारकर एक गुंडे को उनकी तरफ फेंक देती है। रोमिल उसे किसी फुटबॉल की तरह जमीन पर अपने पैरों के नीचे दबा देते हैं। रुद्र जब वहां पहुंचा तो हैरान हो गया, यही हाल आदित्य जी का भी था। कल्कि बिना ग्लव्स के सबको पकड़ पकड़ कर पीट रहा था। कल्कि के अंदर जो सालों का गुस्सा भरा हुआ था वो इन गुरों पर निकल रहा था। एक गुंडा आकर रीवा के सिर में डंडा मार देता है। रीवा अपना सिर खुजाकर उसे पलट कर देखती है। क्या है पागल, आज इतनी मुश्किल से मेरी दोस्त ने बन बनाया है, तो डंडा मारकर उसे खराब कर दे। बेवकूफ कहीं का, आज तो मैं लड़की बनी हूँ, इतनी प्यारी लड़की पर तुमने हाथ उठाया। सॉरी दीदी, आप सच में बहुत अच्छी लग रही हो, गुंडा अपने डंडे को साइड रख कर बोला। रीवा अपनी शैतानी हंसी हंस कर बोली, हाँ, लेकिन तूने तो मुझे डंडा पहले ही मार दिया है, अब इसे फेंकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तूने मेरी खूबसूरती को बिगाड़ने की कोशिश की है, इसकी पनिशमेंट तो तुझे मिलेगी ही। बोलकर रीवा एक गर्मा गर्म तमाचा उसके गाल पर जड़ देता है और वह गुंडा उल्टे मुंह जमीन पर गिर जाता है। वो खुद अपने गालों पर हाथ रखकर बोला, दीदी आपका हाथ है या हथौड़ा आपके हाथ में मेरे मुंह को तोड़ दिया। हाय। गुंडों की गैंग में से एक आदमी बाहर आकर बोला, सबको छोड़ो और इस लड़की के साथ आए इस मास्क वाले लड़के को पीटो, हमें इसको पीटने के पैसे मिले हैं, इसे जान से मार दो। रुद्र, रीवा, रोमिल, आदित्य, रैबिट, आद्या सभी कल्कि के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र अपने दांत पीसकर बोला, आज मैं तुम सब कमीनों का ऐसा हाल करूंगा, तुम जिंदगी में कभी भी मेरे भाई की तरफ देखना तो दूर उसकी सैया के पास से भी नहीं गुजारोगे। रीवा आगे जाकर अपना एक पैर जमीन पर पटक कर बोली, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे सामने मेरे होने वाले पति को मारने की बात कर रहे हो। तुम शायद जानते नहीं हो, अगर मेरे पति को एक खरोच भी आ गई तो मैं तुम सबका वो हल करूंगी कि जिंदगी भर बिस्तर से नहीं उठ पाओगे। कल्कि का बाप अभी जिंदा है, कल्कि मारना तो दूर, तुम उसे छू भी नहीं सकते। रैबिट गुस्से से आगे आकर बोली, तूने पता है किसको मारने को कहा है? मेरे जीजा को। अगर उसका एक नाखून भी टूटना तो साले में तेरी हड्डियां तोड़कर तेरे हाथ में पकड़ा दूंगी और उसे भी तोड़ के तेरे मुंह में घुसा दूंगी। रोमिल कुछ बोलते उससे पहले ही आद्या जी पास से गुजर रहे वेटर की प्लेट से वाइन की खाली बोतल उठाती है, सीधा उस गुंडे के सिर में फेंक कर मार देती है। निशान बहुत सटीक था, उस गुंडे का सिर फट जाता है
और खून की पिचकारी निकलने लगती है। उसके साथ खड़े सभी आदमी अपने सामने खड़े उन 4-5 लोगों को देखकर कंफ्यूज हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्ट करें, क्योंकि सामने खड़े लोगों में से एक महिला ने तो उनकी बस का कर ही फोड़ दिया था। सभी बाहर खड़े होकर एंट्री गेट पर हो रहे तमाशा को देख रहे थे। एंट्री गेट का स्पेस भी काफी अच्छा था। वहां पर एक बड़ा रिसेप्शन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सकता था। रुद्र और आदित्य के लिए कल्कि पर अटैक होना उनके लिए आम बात थी। पता नहीं कौन कल्कि के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। वो किसी भी कीमत पर कल्कि को खत्म करना चाहता था। लेकिन रीवा का दिमाग इस वक्त बहुत ही उल्टा चल रहा था। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी, इस लड़की के साथ आए लड़के को जान से मारना है। रीवा को अच्छे से समझ में आ रहा था, कोई तो चाहता है कि रीवा की शादी ना हो, लेकिन कोई ऐसा क्यों चाहेगा? किसी को रीवा की शादी होने ना होने से क्या ही फर्क पड़ता होगा। वहां खड़े सभी बिजनेसमैन और उनके साथ आए लड़के रीवा को बहुत ही अलग नजरिए से देख रहे थे। उनमें से कुछ सिर्फ रीवा को एक रात के लिए चाहते थे, तो कुछ उसे परमानेंट अपनी दौलत मान रहे थे, और कुछ तो रीवा को देखकर बोल रहे थे, क्या किस्मत पाई है, रोमिल ने बेटी भी मिली जो लड़कों से भी ज्यादा बिगड़ी हुई है। अभी तक किसी का भी ध्यान रीवा की साड़ी पर नहीं गया था। तभी उसे खामोशी भरे एरिया में उसे गुंडे की आवाज फिर से गूंजी, अभी देखा क्या रहे हो, इसने मेरा सिर फोड़कर मेरे खून पिचकारी निकल दी, मारो सबको। उसे गुंडे को नहीं पता था रीवा के इयररिंग्स पर लगे कैमरे में उस गुंडे की तस्वीर कैप्चर हो गई है और सर्किट उसके बारे में जानकारी जुटाना में लगा हुआ था। रीवा अपने कान पर हाथ रख धीरे से बोली, सर्किट कुछ पता लगा इस आदमी के बारे में? ये कौन है और कल्कि को क्यों मारना चाहता है? मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। ये एक देहाती खटिया बेदर्दी इंसान है। इसका काम चोरी डकैती मर्डर करना है। ये पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। कल्कि को मारने के लिए इस पैसे दिए गए होंगे। ठीक है, मैं इसे जिंदा ही पकाऊंगी और तुम्हारे हवाले कर दूंगी। उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। तुम्हें क्या करना है तुम अच्छे से जानते हो। गुंडे फिर से अटैक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार कल्कि आगे जाकर उन सब पर भारी पड़ रहा था। कल्कि अपने दांत पीसकर बोल रहा था, कई सालों से मैं तुम लोगों से खुद को बचा कर रखा और तुम सब मुझे कमजोर समझते रहे, लेकिन अब नहीं, अब टाइम है तुम लोगों को सबक सिखाने का। तुम्हें तुम्हारे बाप दादा याद ना दिलवा दिए तो मेरा नाम भी कल्कि नहीं। रीवा रैबिट को इशारा करती है। रैबिट रीवा का इशारा अच्छे से समझ जाती है। वो अपनी आई ब्लिंक कर रीवा को वो रेडी है बता देती है। दूसरी तरफ अश्व इंतजार करते करते परेशान हो गया था। वो अपने पैर पटक कर खड़ा होता है और गुस्से से बोला, इन लोगों को अंदर आने में इतनी देर क्यों लग रही है? जरा सा ही तो काम था, केवल उस लड़की का स्वागत ही तो करना था इन लोगों को, लेकिन नहीं, ये तो पता नहीं ऐसे अटक गए हैं जैसे कौन सी बड़ी महारानी आ गई हो। जाकर देखना होगा इनकी महारानी के ड्रामे। ये लड़की एकदम सड़क छाप जैसे शौक रखती है, कहीं उन लोगों की तरह छाती पीट पीट कर तो नहीं रो रही। आई हेट दिस गर्ल, जाकर देखता हूँ, बोलकर अश्व बाहर जाने लगता है। विचित्रा अपने दांत पीसकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। उस रोमिल की लड़की अपने पति के साथ आ गई है। उसने हमारे सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। अब रोमिल सारी दौलत अपनी बेटी और बिजनेस अपने दामाद को। अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेवकूफ औरत, एक अनार और हजारों बीमार, किसी को भी उस लड़की से कोई मतलब नहीं। सब के सब प्रॉपर्टी के लिए मारे जा रहे हैं। अश्व विचित्रा बात सुनकर बोला और बाहर निकल गया। विचित्रा फोन रखकर बोली, जाकर देखती हूँ कोई है। वो उस जंगली से शादी करने को तैयार हो गया। मुझे लगता है कहीं रोमिल की प्रॉपर्टी ट्रस्ट में न चली जाए, इसलिए किसी को वो पैसे देकर उठा लाई है। अश्व बाहर जाता है। गुंडों को पिटता देख अश्व हैरान हो जाता है। अश्व अपने दांत पीसते हुए बोला, इन गधों में रत्ती भर भी अक्ल नहीं है। बेवकूफ कहीं के घर के बाहर ही इंतजार कर रहे थे क्या उस लड़की का, जो अब यहाँ पिट रहे हैं। मन तो कर रहा है दो चार हाथ मैं भी रख दूं। रोमिल, रुद्र रैबिट और रीवा के गार्ड्स ने उन गुंडों को पीट पीट कर आदमरा कर दिया था। रीवा गुंडों के बॉस को बाल पकड़कर उठाती है और एक कस कर मार देती है। वो गुंडों का बॉस उड़ता हुआ एक वेन के अंदर गिरता है। बॉस के अंदर आते ही वेन का दरवाजा बंद हुआ और वेन वहां से चली गई। रीवा के चेहरे पर राक्षसी हंसी आ जाती है। आद्या जी कल्कि को बड़े ही प्यार से गले लगा रही थी, उसके बालों को सहला रही थी। आद्या जी कल्कि को जी भर प्यार करने के बाद बोली, हमारी रीवा बहुत ज्यादा लकी है जो तुम उसे मिले। कितने हैंडसम है। मैं तो रीवा के लिए इतना प्यारा बहादुर लड़का कभी नहीं ढूंढ सकती थी। कल्कि रीवा की तरफ देखता है तो रीवा धीरे से बोली, इसलिए तो तुम्हें जेल लगाया था, क्योंकि मेरी मम्मा खुशी खुशी में ज्यादा चिपक जाती है। ही। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई, उन सबको अरेस्ट करके ले गई। रुद्र और आदित्य जी कल्कि के पास आकर उसे गले लगा लेते हैं। कल्कि भी उन्हें कसकर गले लगा लेता है। रुद्र और आदित्य कुछ बोलते, रीवा उन्हें बोलने से मना कर देती है। रोमिल भी उनके पास आकर कल्कि को गले लगा लेते हैं और उसके माथे को चूम लेते हैं। रोमिल जी बैंड बाजों वाले से बोले, अरे भाई इतना ऐसा नाटक क्यों है, बजाओ जोर से, आज मेरी बेटी की शादी है।
माहौल एकदम से बदल जाता है। सभी मिलकर डांस कर रहे थे। रैबिट नाचने के बहाने बार बार रुद्र का हाथ पकड़ रही थी और रुद्र यूज अपनी आंखें दिखाकर डरा रहा था। रीवा कल्कि को खुश देखकर बहुत प्यार से निहारे जा रही थी। कल्कि ये बात नोटिस कर रहा था कि रीवा कब से उसे ही देखे जा रही थी। कल्कि अपने होंठों पर जीभ फेरता है। उसका मन रीवा के होंठों को चूमने का कर रहा था, क्योंकि रीवा ने आज उसका सबसे बड़ा सपना पूरा किया था और वो था रुद्र और आदित्य जी को गले लगाना। कल्कि खुद से बोला, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ये बीमारी है और उसकी दवा सिर्फ तुम। रीवा, बस मुझे तुम्हारे होंठों को अपने होंठों से छूना है। मुझे अपनी बेकरारी खत्म करनी है। मिस्टर सैया जी, आप जितने भोले दिखाते हो आप उतने ही बड़े शैतान हो, रीवा मन में बोली और शर्माने लगी। उन सबको खुशी से नाचता देख अश्व अंदर ही अंदर चीर जाता है। अश्व एकदम से अंदर जाता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। प्रतीक और प्रतिज्ञा की भी आद्या के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें भी रीवा के लिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, तो वो दोनों भी उन लोगों के साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। कल्कि ने अभी भी मास्क पहना हुआ था। मस्ती करते हुए उन्हें 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रोमिल को रोक या टोके। पंडित की आकर बोले, यजमान, मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या और वर को बुलाए। तब जाकर रोमिल और अध्यय रुके और सबको अंदर चलने की बोल खुद भी अंदर चले जाते हैं। रीवा को कोई नोटिस ही नहीं कर रहा था कि वो आज लड़की बनी है। रीवा का इस वजह से मुंह भी फूल गया था। क्या हुआ जाने मन, इतने खूबसूरत चेहरे को कद्दू जैसा क्यों बना रखा है? रैबिट ने कहा। यार, मम्मी पापा ने मुझे देखा ही नहीं। अब मुझे छोटी बहन और भाई नहीं मिलेंगे जिनको मैं अपना टैलेंट सिखाऊंगी, रीवा उदास होकर बोली। डोंट वरी, सब देखेंगे, रैबिट ने कहा। कल्कि को रीवा फूले हुए मुंह में और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। रोमिल कल्कि और रीवा से तैयार होने की बोल देते हैं क्योंकि मुहूर्त निकल रहा था। पंडित की भी सारी तैयारियां करने में झूठ जाते हैं। कल्कि स्काई ब्लू शेरवानी में नीचे आता है और मंडप में बैठ जाता है। अश्व गुस्से से कल्कि को घेर रहा था। थोड़ी देर में रीवा भी स्काई ब्लू लहंगे में नीचे आती है, जिस पर लाइटिंग कलर का दुपट्टा लिया हुआ था। रीवा आसमान उतरी हुई परी लग रही थी। रोमिल जी तो बस जमकर रह गए। उन्हें अपनी बच्ची बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उन्हें रीवा एक नन्ही सी गुड़िया बनी हुई दिखाई देती है। रोमिल की आंखों में अंशु आ जाते हैं, तो वही आद्या जी की बलाई लड़ रही थी। कल्कि का दिल मानो थम गया था। कल्कि की धड़कनें बहुत स्पीड से भागे जा रही थी। कल्कि रुद्र की तरफ देखता है। रुद्र मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। तभी एक जोर की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, ये शादी नहीं हो सकती। शादी की कोई भी फंक्शन और रीति रिवाज इन लोगों ने नहीं निभाई है, तो इनकी डायरेक्ट शादी नहीं हो सकती। मैं इस शादी को मानने से इनकार करती हूँ। रोमिल जी गुस्से से बोले, पवित्रा दीदी, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी बेटी की खुशी में खुश क्यों नहीं हो सकती? अब कैसे खुश हो जाऊं? ना सगाई, ना हल्दी, ना कोई मेहंदी, ना कोई नाच गाना। ये लड़की पता नहीं किस लड़के को पकड़ लाई और बैठ गई शादी करने। ऐसी भी कोई शादी होती है भला? पवित्रा वहां खड़े लोगों के सामने बोली। प्रतिज्ञा आगे आकर बोली, पवित्रा जी, मंडप में अब दूल्हा दुल्हन बैठ चुके हैं, इन्हें हटाना अब अच्छा नहीं होगा। ये अपशगुन माना जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, आखिर रीति रिवाज भी कुछ होते हैं। पता नहीं लड़का कौन है, किस खानदान का है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब तो ठीक था, अब शादी भी इतनी जल्दबाजी में हो रही है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पवित्रा अपनी कमर पर हाथ रख कर बोली। पवित्रा शादी को आज किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहती थी। उनका मकसद यही बन गया था, मेरा नहीं तो किसी का नहीं। उन्हें ये शादी शाम के 5 बजे तक कैसे भी करके रोकनी ही थी। उसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में जाने वाली थी। रोमिल और अध्यय को अब प्रॉब्लम होने लगी थी। अगर ये शादी आज नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब क्या करें, इतनी जल्दी ये सारी रस्में नहीं हो सकती है। आद्या परेशान होकर बोली, मैं कुछ करता हूँ, इनकी शुरू से ही आदत है कुछ न कुछ बतंगड़ बनाने की। शादी नहीं हो रही थी तब भी प्रॉब्लम थी और अब हो रही है तो इन्हें चैन नहीं है। रोमिल चिढ़ते हुए बोले। रोमिल, तुम परेशान मत हो, मैं दीदी को समझती हूँ, बोलकर आद्या पवित्रा के पास जाती है। दीदी, आप ये सब क्या कर रही हैं? रीवा की शादी हो जाने दीजिए। अगर शादी टाइम पर नहीं हुई तो हम सड़क पर आ जाएंगे। आद्या पवित्रा को साइड में ले जाकर बोली, तो मैं क्या करूं? तुम लोगों ने पहले से ही हमारे पूरे घर की इज्जत का तमाशा बना रखा है और अब तुम्हारी लड़की ना जाने किस लड़के को उठाकर ले आई है और उसके साथ शादी करने के लिए बैठ गई है। आखिर हम लोगों की जरूरत ही क्या है तुम लोगों को? ना हमसे पूछा ना हमें बताया, बस लड़की किसी को भी उठा लाई और कर दो शादी। मैं इस शादी को कभी भी मंजूरी नहीं दूंगी। पवित्रा बहुत ही उखड़े हुए लहजे में बोली। सभी गेस्ट बाहर वाले हॉल में थे। मंडप वाले हॉल में सिर्फ रोमिल और आद्या के दोस्त और रिलेटिव्स थे। आद्या अपने हाथ जोड़कर बोली, दीदी, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को रीवा की शादी का इनविटेशन भेजा है और अब हम उसकी शादी नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी।
ऊपर से हमारी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। क्या आप चाहती हैं कि आपका भाई और भतीजी सड़क पर आ जाए और दर दर की ठोकरें खाते रहे? दूसरी तरफ पंडित जी ने भी मंत्र पढ़ना बंद कर दिया था। रीवा बहुत देर से आद्या और पवित्र जी की ओर देख रही थी। उनकी लिपसिंग से रीवा अंदाजा लगा सकती थी उन दोनों के बीच क्या बातें हो रही है। रीवा का दिमाग खराब हो रहा था। रीवा अपने मन में बोली, क्या है यार, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? जब मैं शादी नहीं कर रही थी तो यह मेरे सिर पर तांडव करते थे, मेरी मम्मी पापा को नीचा दिखाते थे। लड़की इतनी बड़ी हो गई है, शादी नहीं कर रही है। अब मैं शादी कर रही हूँ तो उनको मिर्च क्यों लग रही है? मैं अपने पसंद के लड़के से शादी कर रही हूँ, इनका कौन सा मैं खर्चा करवा रही हूँ जो इनको मेरी शादी से तकलीफ हो रही है? पवित्र अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके बोली, तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम कर दो। वैसे भी तुम्हारे पास रीवा के अलावा और कोई संतान नहीं है। रीवा की शादी हो जाने के बाद तुम लोग इस पूरी प्रॉपर्टी का करोगे क्या? और वैसे भी रीवा अपने ससुराल में रहेगी। आद्या को पवित्र जी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन सोसाइटी में अपनी बेइज्जती ना हो इसलिए आद्या जी तैयार हो जाती है। ठीक है, मैं राघव को आधी प्रॉपर्टी देने को तैयार हूँ, बट मेरी बेटी की शादी हो जाने दो और इसके बाद आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं, आद्या ने कहा। रीवा अचानक मंडप में बैठे बैठे बहुत जोर से हंसने लगती है। रीवा की हंसी कोई नॉर्मल नहीं थी, उसकी हंसी से ही उसे सब लोग रक्षा बुलाते थे का राक्षसों की तरह हंस रही थी और पंडित जी की हालत खराब हो रही थी। पंडित विद्याधर रोमिल के यहाँ बहुत पुराने पंडित थे। अक्सर उनके यहाँ पूजा पाठ पंडित विद्याधर ही करवाते थे। पंडित विद्याधर अच्छी तरह रीवा की हंसी को पहचानते थे। रीवा जब भी इतना मुंह खोलकर हंसती थी तो किसी न किसी की आफत जरूर आने वाली थी। पंडित जी कहते हुए बोले, रीवा बिटिया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपकी बुआ जी ने शादी रोकने को कहा इसलिए मैंने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। अब तुम बोलो तो मैं दोबारा से मंत्र पढ़ना शुरू कर दूं। रीवा हंसते हुए बोली, पंडित विद्याधर, दोबारा से मंत्र पढ़ना शुरू करो और इस बार इतनी ताकत से पढ़ना कि यहाँ मौजूद हॉल के अलावा बाहर खड़े सभी गेस्ट तुम्हारे मंत्रों की आवाज सुन सके। कल्कि रीवा से बोला, रीवा तुम ठीक तो हो ना? तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। अगर तुम ये शादी अभी नहीं करना चाहती तो हम बाद में भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बुआ जी के अकॉर्डिंग ही शादी कर लेते हैं। पहले सारी रीति रिवाज और रस्में करने के बाद हम शादी करेंगे। रीवा कल्कि का हाथ पकड़कर बोली, शादी अभी होगी और आज ही होगी। रीति रिवाज रस्में हम शादी करने के बाद करेंगे। दूसरी तरफ पवित्रा कुछ पेपर्स निकालकर आद्या के सामने रखकर उन पर साइन करने की बोलती है, लेकिन आद्या जैसे ही रीवा की हंसी सुनती है उनके माथे पर टेंशन के बल पड़ जाते हैं। आद्या मंडप की ओर चल देती है तो वही पवित्रा पेपर पर साइन न होने की वजह से आद्या को गुस्से से देखते हैं और फिर से मंडप की तरफ चल देती है। रोमिल और आद्या एक साथ खड़े होकर सोच रहे थे कि रीवा इतनी जोर से क्यों हंस रही है। ऐसा क्या होने वाला है जो हम उसे किसी को भी नहीं पता? पंडित विद्याधर कल्कि और रीवा पर फूल फेंक कर मंत्र पढ़ते हुए भी अपने मन में सोच रहे थे, पता नहीं किसकी शामत आई है जो आज ये राक्षस इतना खुलकर हंस रहा है। हे भगवान, बचा लेना उसको जिस पर भी ये राक्षस अपनी बिजली गिराने वाला है। पवित्रा ने पेपर्स को अपने हाथों में फोल्ड करके पकड़ लिया था। पवित्रा मंडप के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और रीवा को डांटते हुए बोली, ए लड़की, तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है। मंडप में बैठी है और राक्षसों की तरह हंस रही है। बंद कर अपनी हंसी। और पंडित, तुझे किसने कहा था कि तू मंत्र पढ़? अभी के अभी यह मंत्र बंद कर। अब ये शादी नहीं होगी, ये शादी पूरी रीति रिवाज के साथ होगी। पवित्रा बुआ की बातें सुनकर रीवा और भी ज्यादा हंसने लगती है। रोमिल पवित्रा के पास आकर उसे शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पवित्रा शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। पवित्रा रीवा को खरी खोटी सुना ही रही थी, साथ में उसने कल्कि को भी सुनना शुरू कर दिया। ए लड़के, कौन है तू? और इस लड़की ने तुझे इसका पति बनने के लिए कितने पैसे दिए हैं? तू जानता भी है इस लड़की के बारे में, इसमें लड़कियों वाले कोई भी लक्षण नहीं है। मुझे भी तू किसी सड़क छाप से काम नहीं लगता जो इस जैसी लड़की से शादी कर रहा है। और तूने अपने मुंह पर मास्क क्यों पहना है? तुझे सबको अपनी शक्ल दिखाने में शर्म आती है क्या? उतार इस मास्क को, मुझे भी तेरा चेहरा देखना है। आखिर इस बेहुदा बदतमीज लड़की से शादी करने वाला ये बिकाऊ आदमी है कौन? कल्कि को रीवा के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और रीवा को कल्कि के बारे में सुनकर। कल्कि अपना मास्क उतारने वाला था, लेकिन रीवा उसे मास्क उतारने से मना कर देती है। पवित्रा फिर से एक बार अपना जहर उगलते हुए बोली, किसी बूढ़े पोपले आदमी को तो नहीं ले आई ये, क्योंकि कोई समझदार लड़का इससे शादी करने से रहा। सुशांत, सुशांत, रीवा की कड़क आवाज उस हॉल में गूंजती है। पवित्रा की हवा टाइट हो जाती है रीवा की आवाज सुनकर। एक हैंडसम मस्कुलर बॉडी बिल्डर जैसा लड़का आकर रीवा के सामने खड़ा हो जाता है। जी दीदी जी, आप ऑर्डर करो, किसे फेंकना है, किसकी हड्डियां तोड़नी है और किसको परमानेंट दुनिया से गायब करना है? सुशांत सभी के ऊपर अपनी क्रूर नजरें घुमाकर बोला।
तुम्हारे बगल में खड़ी इस औरत को उठाकर बाहर फेंक दो, जब से आई है तब से सुकून की सांस नहीं ले पा रही है, रीवा गुस्से से बोली। विचित्रा को देखकर सुशांत के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि घर के सभी गॉड्स और सर्वेंट इस औरत से हद से ज्यादा परेशान थे। सुशांत को आज मौका मिला था सबकी तरफ से एक बदला लेने का। सुशांत तीखी मुस्कान लेकर बोला, लेकिन ये तो आपकी बुआ जी है, मैं उनके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। रीवा फिर से हंसने लगती है, हंसते हुए बोली, मैं इस औरत को नहीं जानती तो तुम इसे कैसे जान सकते हो। मैंने जो कहा है वो पूरा करो, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। खुद तो चैन से नहीं रहती और अपने आसपास रह रहे लोगों का भी यह खून पीने लगती है। ऐसे कीटाणु समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है और मेरे घर में ऐसे कीटाणु मुझे बर्दाश्त नहीं। ओ दीदी जी, और कोई हुक्म? इस औरत से पुराना हिसाब किताब पूरा कर लेना, जो पापा का है वो वापस ले लेना और जो इनका है इन्हें दे देना, रीवा ने कहा। पंडित जी बोले, बार बधू फेरों के लिए खड़े हो जाओ। रीवा की बात सुनकर विचित्रा अंदर तक हिल जाती है। विचित्रा रोमिल के पास जाकर बोली, देखा तुमने, तुम्हारी बेटी अपनी सगी बुआ को घर से बाहर फेंकने के लिए बोल रही है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। कैसे भाई हो तुम मेरे? तुम अपनी बहन की बेइज्जती होते हुए देख रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? रोमिल नर्म लहजे में बोले, जी बहन जी, आप कौन? मैं आपको नहीं जानता। जब मेरी बेटी आपको नहीं जानती तो मैं आपको नहीं जानता। आप जाते जाते सारा हिसाब पूरा करते हुए जाएगा। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने आपके लिए की है, जाते जाते वापस करते जाना। विचित्रा रोमिल का बर्ताव देखकर हैरान हो जाती है। वही पंडित जी रीवा और कल्कि को फेरों के लिए खड़े होने की बोल देते ही रोमिल सुशांत सिंह बोले, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? इस औरत को ले जाकर बाहर फेंक दो और हाँ, हिसाब पूरा चुकाना। अगर यह उनका पूरा नहीं देती है तो इसके घर से इसके बेटे को उठा लेना। आखिरकार ये सब उसकी वजह से ही तो हो रहा है। विचित्र रोमिल की बेइज्जती करने के लिए वहां खड़े सभी लोगों से रोमिल और रीवा के बारे में बुराइयां करने लगी और उनके नेचर के बारे में बोलने लगी। देखा आप सब लोगों ने, यही है इन बाप बेटी की सच्चाई। इन्हें रिश्तों की कोई कदर नहीं है। यह अपनी मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए किसी का भी बुरा कर सकते हैं। इन्हें रत्ती भर भी कुछ भी गलत करने में शर्म नहीं आएगी। सब विचित्रा को अनदेखा कर रहे थे। कोई भी रोमिल और रीवा से पंगा नहीं ले सकता था। सब रीवा के बारे में अच्छे से जानते थे। रीवा एक उल्टी खोपड़ी की लड़की है, अगर उसका दिमाग घूम गया तो वो कुछ भी कर सकती है। अश्व आगे आकर बोला, सही तो बोल रही है ये औरत। इस लड़की के बाप ने मुझसे कहा था कि यह अपनी बेटी की शादी मुझे किसी भी कीमत पर करवाएगा, लेकिन देखो यह अपनी बात से पलट गया और इस लड़की के साथ आए इस मच्छर से लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करवा रहा है। यह आदमी जुबान का पक्का नहीं है। न जाने इसकी बेटी ने क्या गुल खिलाए होंगे जो इस मरियल से लड़के को पढ़कर ले आई है अपना पति बनकर। अश्वा का साथ पाकर विचित्रा की जुबान और भी ज्यादा चलने लगी। फेरे लेते वक्त कल्कि के हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। वो अश्वा को एक अलग नजर से देख रहा था। रीवा कल्कि की मुठिया पकड़ उसे शांत रहने की बोलती है। अश्वर और पवित्र और भी ज्यादा जुबान चलाने लगते हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना था, इन्हें भड़काकर उनके साथ झगड़ा करना और इनका समय बेकार करना। लेकिन रीवा और कल्कि उन दोनों की चाल को समझ रहे थे, इसलिए वो शांति बनाकर अपने फेरे कर रहे थे। पवित्रा अपने दांत पीस कर बोली, जरूर मुंह काला किया होगा इस लड़की ने इसके साथ। तड़ाक चटाक, अगले ही पल पवित्रा नीचे बेहोश दिखाती है। रोमिल ने पवित्रा को कसकर चांटा मारा था, क्योंकि आध्या ने रोमिल को सब कुछ बता दिया था। रोमिल, मैंने पवित्रा दीदी को सब कुछ बता दिया था। अगर रीवा की शादी 2 बजे से पहले नहीं हुई तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी, हम सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन दीदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आधी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करने के बाद के लिए बोल रही है और अब हमारी बेटी पर लांछन लगा रही है। ये किस तरह की इंसान है, मैं आज तक समझ नहीं पाई। आध्या परेशान होकर बोली। रोमिल को पहले से ही पवित्रा पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो आध्या की बातें सुनते हैं तो उन पर गुस्सा और भी ज्यादा सवार हो जाता है। उन्हें पवित्रा की मौजूदगी एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जैसे ही पवित्रा ने रीवा के बारे में गंदा बोलना शुरू किया, रोमिल से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और आगे बढ़कर अपनी दीदी में तमाचा रख दिया। पवित्रा चाटा पड़ने के बाद अश्वा बोला, आप इनका तो मुंह चाटा मारकर बंद करवा देंगे, लेकिन मेरा क्या, मुझसे किए वादे का क्या कहेंगे आप मिस्टर रोमिल मलिक? प्रतिज्ञा और प्रतीक जाकर अश्वा को रोकते हुए बोले, ये तुम क्या कर रहे हो अश्वा? रोमिल ने सिर्फ तुमसे मदद के लिए कहा था, न कि यह कि वह अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाएगा। तुम बात का बतंगर मत बनाओ। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, इस सिचुएशन को समझो और शांत रहो। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं रीवा को बचपन से प्यार करता हूँ। मैं उसे अपने दिल की बात कभी कह नहीं पाया। मैं शर्माता था और मुझे डर भी था, कहीं रीवा मेरे प्यार को रिजेक्ट कर देगी तो मैं क्या करूँगा। यही सोचकर मैं आज तक रीवा से अपने दिल की बात नहीं कही। जब रोमिल अंकल मेरे पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए तो मुझे एक उम्मीद जगी, फिर से मैं अपने प्यार के नजदीक जा सकता हूँ। अश्व प्रतिज्ञा का हाथ पकड़कर बोला, लेकिन रीवा तुमसे प्यार नहीं करती है बेटा।
अगर रीवा तुमसे प्यार करती तो वो तुम्हारे साथ ही शादी करती, वो किसी को भी खुद से शादी करने के लिए नहीं लाती। रीवा शायद उस लड़के से प्यार करती है, इसीलिए उससे पूरी सोसाइटी के सामने शादी कर रही है। प्रतिज्ञा अश्व को समझते हुए बोली। लेकिन मेरे प्यार का क्या? मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा, कभी भी मेरा सच्चा प्यार पूरा नहीं होगा। अश्व इमोशनल कार्ड खेलते हुए बोला। प्रतीक जाकर अश्व को डांटते हुए बोले, बस करो अश्व, तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रहे हो। प्यार पूरा होने के लिए दोनों तरफ से प्यार होना जरूरी होता है, एक तरफा प्यार हमेशा ही तकलीफ देता है। रीवा तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ उस लड़के से प्यार करती है जिससे वो शादी कर रही है। अब तुम खामोश हो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। एक ड्रामा खत्म होता नहीं जब तक दूसरा ड्रामा शुरू हो जाता है। अश्व हार मानने वालों में से नहीं था। अश्व ने कहा, मैं अपने प्यार को किसी और का होता हुए नहीं देख सकता, रीवा को मेरा होना ही होगा, अपनी मर्जी से नहीं तो मेरी मर्जी से। सबको रोते हुए पंडित जी बोले, लड़की के माता पिता मंडप में आ जाए, आप अपनी लड़की का कन्यादान कीजिए। रोमिल और आद्या बिना देरी के माध्यम में पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी की कन्यादान की रस्में पूरी करने लगते हैं। अश्व रोमन और आद्या को रीवा का कन्यादान करते हुए देख रहा था। पवित्रा अपनी एक आंख खोल अश्व की पेंट पकड़कर खींचती है। अश्व नीचे की तरफ देखता है तो पवित्रा अपनी एक आंख खोलकर देख रही थी। अश्व शू लेस बांधने के बहाने पवित्रा से बोला, क्या है? और तुम होश में हो तो बेहोश होने का नाटक क्यों कर रही हो? पवित्रा अपने दांत पीसते हुए बोली, अरे बेवकूफ, तू क्या चाहता है? मैं अपने भाई के हाथों और ज्यादा पिटकर अपनी बेइज्जती करवाऊं? और यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहा है? वहाँ उस लड़की का कन्यादान होने वाला है। एक बार कन्यादान हो गया तो शादी संपन्न हो जाएगी, जाकर उसका कन्यादान रोक, नहीं तो तुझे वो लड़की नहीं मिलेगी और मुझे प्रॉपर्टी। अश्व पवित्रा को गाली देते हुए अपने मन में बोला, खूसट बुढ़िया, प्रॉपर्टी के लिए ही तो शादी में उसे लड़की से कर रहा हूँ, नहीं तो वो लड़की मुझे एक आंख नहीं सुहाती और तुझे लगता है कि मैं उस लड़की के लिए मरा जा रहा हूँ। अश्व गुस्से से आगे बढ़ने लगा और कहने लगा, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, रोक दो ये कन्यादान, मैं अभी इस लड़के की जान लेकर रीवा को अपना बनाऊंगा। रोमिल और आद्या कन्यादान की आखिरी रस्म पूरी कर रहे थे। अश्व की धमकी सुनकर पंडित जी भी अंदर तक हिल गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो इस घर में शादी करवाने आए थे या उनके यहाँ शादी के लिए तांडव देखने। रुद्र आगे आकर अश्व को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि रुद्र को पता था रीवा कल्कि के लिए सबसे बेस्ट है। इन दोनों की जोड़ी भगवान ने खुद बनाई है। कल्कि को भगवान ने एक बीमारी दी है तो रीवा को उसका एंटीडोट बनाकर भेजा है। रीवा से शादी करने के बाद कल्कि की जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। वो अपनी जिंदगी खुलकर जी पाएगा और रीवा से अपने सारे दुख दर्द बांट पाएगा। रुद्र अश्व को रोकते हुए बोला, तूने क्या उसे लड़के को अकेला समझा है? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। उन दोनों तक पहुँचने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा, और कसम से अगर तूने मेरे भाई को एक खरोच भी पहुंचाई ना तो तुझे मैं जिंदा जमीन पर गड़ दूंगा। रुद्र की पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी थी, उसकी मस्कुलर बॉडी और चेहरे का नूर उसे अलग ही बनाता था। रुद्र की पर्सनैलिटी ऐसी थी, ज्यादातर लोग रुद्र को देखकर ही डर जाते थे। अश्व रुद्र को देखकर एक बहुत बुरी स्माइल करके बोला, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक कीड़े हो जिसे मैं चुटकियों में मसल सकता हूँ, और तुम इतनी पावर भी नहीं रखते कि मुझ जैसे लड़के से अश्व आहूजा से टकरा सको। तुम्हारे लिए तो सिर्फ मेरे गार्ड्स से ही काफी है। अश्व रुद्र को धक्का मारकर साइड कर देता है और अपने गार्ड्स को रुद्र को हैंडल करने के लिए बोल देता है। अश्व के गार्ड्स आकर रुद्र को पकड़ लेते हैं और उसे खींचकर बाहर ले जाने लगते हैं। मंडप में कन्यादान की रस्म पूरी हो चुकी थी। रुद्र चीखकर अश्व को रोकने की कोशिश करता है और उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। मेरे भाई को कुछ भी हो गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, साथ में तेरी पूरे खानदान को भी बर्बाद कर दूंगा। ये रुद्र वालिया की जुबान है। अश्व रुद्र को इग्नोर करता है और मंडप में पहुंच जाता है। अब तक कल्कि ने रीवा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी पहना दिया था। रीवा और हल्की दोनों की ही आंखों में एक चमक आ चुकी थी। अब वो एक पवित्र रिश्ते में बंद हो चुके थे। उन्हें अब कुछ भी करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी। कल्कि अपनी गहरी हरी आंखों से अश्व को देखता है तो वही रीवा भी अपनी आंखों में क्रूरता लिए अश्व को देखती है। पंडित कल्कि और रीवा को अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए बोल देता है। वो दोनों आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। अश्व आगे बात कर रीवा का हाथ पकड़ने वाला था। अचानक अश्व हॉल के दरवाजे पर गिरा होता है। ये सब इतना अचानक से हुआ था, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन रीवा एक लंबी सीटी मारकर बोली, गजब, क्या तूफानी किक मारी है, सुपर्ब। कल्कि अपना मास्क उतरता है और अश्व को वार्निंग लुक देकर रुद्र को पकड़े हुए गार्ड्स को देखता है। गार्ड्स रुद्र को छोड़ देते हैं। रुद्र गार्ड्स में धक्का मार उन्हें अलग कर देता है। कल्कि और रीवा आदित्य जी के पैर छूते हैं और फिर रुद्र के। कल्कि आगे बात कर रोमिल और अद्य के पैर छूने के लिए झुकता है, लेकिन रोमिल और अद्य कल्कि को उठाकर अपने गले लगा लेते हैं।
बेटा तुम हमारे दामाद हो और दामाद सास ससुर के पैर नहीं छूते, तुम्हारी जगह हमारे कदमों में नहीं हमारी बाहों में है। प्रतिज्ञा और प्रतीक कल्कि और रीवा को आशीर्वाद देने के लिए आगे आते हैं। रीवा जो दिमाग से बहुत ही ज्यादा चालाक और शार्प है, उसकी नजरों में कुछ खटकता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आकर गायब हो जाती है। प्रतीक और प्रतिज्ञा कल्कि को देखकर एक बार जम ही जाते हैं। प्रतिज्ञा प्रतीक को देखती है और फिर कल्कि को। प्रतीक भी हैरान होकर कल्कि को देखते हैं और फिर प्रतिज्ञा को देखते हैं। प्रतिज्ञा धीरे से बोली, अगर हमारा बेटा जिंदा होता तो हमारे पास होता और बिल्कुल प्रतीक तुम्हारी ही कॉपी होता। और कल्कि और तुम दोनों एक दूसरे कितने मिलते जुलते हो। प्रतिज्ञा की बातों का जवाब देते हुए प्रतीक बोले, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कल्कि को नहीं अपने बेटे को देख रहा हूँ, जो जिंदा होकर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। कल्कि और रीवा उनके पैर छूने के लिए झुकते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा और प्रतीक कल्कि और रीवा को पैर छूने से मना कर देते हैं। रीवा प्रतिज्ञा जो को रोकते हुए बोली, मम्मी पापा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपनी शादीशुदा मजे से जी सकूं। तेरी इतनी हिम्मत चुड़ैल कहीं कि मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा कहने की। अश्वा गुस्से से बोला। रीवा अश्वा को चिढ़ाते हुए बोली, जबरदस्ती की औलाद हो तुम, मैं इनकी रियल और असली बच्चा हूँ, ये मेरे मम्मी पापा है और आज से ये कल्कि के भी मम्मी पापा है। कल्कि भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अश्वा को चिढ़ाने के लिए कल्कि प्रतिज्ञा जी के गले लगकर बोला, माँ। प्रतिज्ञा जी का दिल थाम गया, उनकी आंखों में पानी तैर गया। हाँ बेटा बोलो, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, प्रतिज्ञा भावुक होकर बोली। कल्कि को न जाने क्या हुआ, प्रतिज्ञा की बातें सुनकर कल्कि उनको कसकर गले लगा लेता है। अपनी माँ से ही मिलोगे बेटा, अपने पापा के गले नहीं लगोगे, प्रतीक ने कहा। कल्कि के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है और वो प्रतिज्ञा से दूर होकर प्रतीक के गले लगा जाता है। प्रतीक को भी एक अलग एहसास होता है। प्रतीक जी को ऐसा लगा जैसे वो कल्कि को बहुत पहले से जानते हैं, आज मिलना तो बस एक इत्तेफाक हो। प्रतीक अपनी आंखें बंद कर कल्कि को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं। पापा, कल्कि की न जाने क्यों आंखें नम हो जाती है। रीवा मुस्करा कर बस अश्वा के सड़े भुने चेहरे को देख रही थी। तेरी इतनी हिम्मत कमीने, बोलकर अश्वा कल्कि को मारने के लिए हाथ उठाता है। इनोट अश्वा, बचपना छोड़ो, तुम अब बच्चे नहीं हो जो तुम चीर रहे हो, प्रतीक अश्वा का हाथ पकड़कर बोले। बच्चा नहीं है लेकिन अक्ल तलवों में है, इसकी पहले दूसरे की बीबी चाहिए थी, अब रोतलू की तरह अपने मम्मी पापा के लिए लड़ रहा है। मम्मी मम्मी, रुद्र अश्वा की हंसी उड़ाकर बोला। अश्व रुद्र को कसकर मुक्का मार देता है तो रुद्र भी पलटकर अश्व को मार देता है। अश्व फिर से हाथ उठने वाला था। प्रतिज्ञा अश्व को रोकते हुए बोली, अश्व बेटा रुक जाओ, तुम सड़क छाप गुंडों जैसा क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम अभी के अभी ऑफिस जाओ, तुम्हारी मीटिंग का टाइम हो गया। अश्व प्रतिज्ञा का हाथ हटाकर बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही अश्व किसी को फोन पर बोला, अंडरस्को, मैं तुम्हें 2 नाम दे रहा हूँ, मुझे उनकी डिटेल 1 घंटे के अंदर चाहिए, मेरे ऑफिस में। रीवा और कल्कि से मिलकर सब उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे, तभी 2 लोग अंदर आकर बोले, यहाँ रोमिल और आद्या कौन है। टू बी कंटिन्यू।